Hello. So in this I'm going to complete the remaining topic. We have completed the 9th lesson, adaptation in different ecosystems. Let's move towards the 10th lesson, which is the soil pollution. And the important topics in soil pollution, we are going to talk about important topics in the soil pollution. So what is soil pollution? Soil pollution is nothing but the making nutrients adversely affect the quality of soil or its fertility is called as soil pollution. Anything which adversely affects the quality of soil and the fertility of soil is called as the soil pollution. This is called as the soil pollution. Okay, so let us start on the basis of sources of pollutants कि वो जिस हिसाब से pollution होता है, मतलब कुछ चीज़ों से pollution होता है, the causes of pollution is called as the pollutants. तो on the basis of sources of pollutants, soil pollution can be classified into the following categories. On the basis of pollutants के हिसाब से हमारे पास different types of pollutions होते हैं, जैसे agricultural pollution है, तो यहाँ पर हमारे पास है एग्रीकल्चरल वाला सॉइल पोल्यूशन है ना. नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉइल पोल्यूशन बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से. एंड नेक्स्ट जो पोल्यूशन होता है, दिस इज ड्यू टू द अर्बन एक्टिविटीज़. तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन. एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? दिस इज़ दी सॉइल पोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट की वजह से, जैसे फर्टिलाइज़र्स हम इसमें डालते हैं जो कि एग्रीकल्चर में काम आते हैं ना, फर्टिलाइज़र्स, और क्या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, इनकी वजह से सॉइल में पोल्यूशन हो जाता है. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूज़ विच इज़ द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. तो इनकी वजह से जो सॉइल में पोल्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द एग्रीकल्चरल सॉइल पोल्यूशन. और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से जो पोल्यूशन होता है, जैसे दिस टाइप ऑफ कंटामिनेशन typically arises from the rupture of the underground storage links, application of pesticides and percolation of contaminated surface water to subsurface strata, oil and fuel dumping, leaching of wastes from the landfills or direct discharge of industrial waste to the soil. तो मतलब क्या है इस बात का? जैसे इंडस्ट्रीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से, जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो भी वेस्ट निकलता है, अगर वो हम अगर सॉइल के टॉप मोस्ट स्ट्रेटा पे पेनिट्रेट कर गया तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होगा. और अगर इंडस्ट्रीज़ ऑयल वगैरह की है, तो ऑयल और फ्यूल की है, तो उसके डंपिंग से भी क्या होता है, सॉइल में पोल्यूशन. तो ये इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की वजह से में जो सॉइल में पोल्यूशन होता है उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ओके, उसको कहा जाता है सॉइल पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. एंड द मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व आर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स. तो यहाँ पर कॉमन एफ्लुएंस यानी केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स. और हमारे पास क्या होंगे? सॉल्वेंट्स, लेड एक्सेट्रा. ओके, तो ये हमारा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस वाला. एंड नेक्स्ट इज पोल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज़. जैसे अर्बन एक्टिविटीज़ में कौन आएगा? डिफॉरेस्टेशन आता है, डिफॉरेस्टेशन आता है इसमें.
और बिल्डिंग रोड्स वगैरह, रेलवे ट्रैक्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ द सेवेज और इनएफिशिएंसी इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इनकी वजह से जो पोल्यूशन हो जाता है उसे कहते हैं हम पोल्यूशन ड्यू टू दी अर्बन एक्टिविटीज़। तो सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन मेड केमिकल्स या फिर अदर अल्टरेशन इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट। So pollution in soil is associated with the indiscriminate use of fertilizers। तो ये 3 बातों से हमें क्या पता चला कि सॉइल पोल्यूशन मैन ने जो चीज़ें बनाई उनकी वजह से हो रहा है। तो सॉइल पोल्यूशन इज एसोसिएटेड, दिस सॉइल पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट मतलब सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही से इसका मैनेजमेंट नहीं है किसका, फर्टिलाइज़र्स का। And second is the indiscriminate use of the pesticides or insecticides and herbicides। And third, dumping of large quantities of solid waste। जो भी solid waste निकलता है इंडस्ट्री से उसके डंपिंग से भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। ओके, एंड फूड बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है सॉइल एरोशन। ओके, अब हम बात करेंगे अब ये सारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं दिस इज नथिंग बट द टॉपिक्स, तो इनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट विच इज़ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स की। फार्मर्स जनरली यूज़ फर्टिलाइजर्स टू करेक्ट द सॉइल डेफिशिएंसीज, इसलिए यूज़ करते हैं कि सॉइल में जो डेफिशिएंसीज हैं वो करेक्ट हो जाए, उनके प्लांट्स को जो भी सोर्सेज हैं न्यूट्रिशंस के वो अच्छे से मिले। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, दे कंटामिनेट द सॉइल विथ इम्प्योरिटीज़ which come from the raw materials used for their manufacture। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, दे कंटामिनेट द सॉइल विथ इम्प्योरिटीज़, मतलब इनके साथ यूजेस भी होंगे, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगे ना फर्टिलाइज़र में, तो वो इम्प्योरिटीज़ से हमारा सॉइल हो जाता है पोल्यूट। ओके, दे कंटामिनेट्स द सॉइल। दे कंटामिनेट द सॉइल विद दिस। और हमारे पास मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन एज अमोनियम नाइट्रेट की तरह होता है, और फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम भी होता है। नाइट्रोजन होगा कैसे, अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में NH4NO3, ठीक है। और इनके पास फॉस्फोरस भी होगा P2O5 के फॉर्म में, और इनके पास पोटेशियम भी होगा, कैसे फॉर्म में होगा पोटेशियम, K2O के फॉर्म में होगा। और इनके पास आर्सेनिक भी होगा, और कैडमियम भी होता है इन ट्रेसेस इन द रॉक फर्टिलाइजर। सिंस द मेटल्स ये डिग्रेडेबल नहीं है, दे एक्यूमुलेट इन द सॉइल अबव द टॉक्सिक लेवल्स, बिकम पॉइजनस फॉर क्रॉप्स। जैसे कि ये जो मेटल्स है ना, ये तो डिग्रेडेबल है नहीं, है ना, ये डिग्रेडेबल नहीं है, तो ये सॉइल में एक्यूमुलेट कर जाएंगे, दे एक्यूमुलेट, और जब इनकी क्वांटिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये टॉक्सिक हो जाएंगे और क्रॉप्स के लिए पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा सॉइल है पोल्यूट हुआ बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स। अब हम बात करेंगे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स की। तो जो फर्स्ट वाइड स्प्रेड इंसेक्टिसाइड था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में DDT यूज़ किया जाता था, DDT विच इज़ द डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, और DDT साथ साथ हम गैमेक्जीन भी यूज़ करते थे, गैमेक्जीन। ओके, since it was soluble in fat rather than water, it biomagnified up the food chain and disrupted calcium metabolism in birds, causing eggshells to be thin and fragile। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब अब जानना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो DDT और गामा एक्सेन थे, ये क्या शो करते थे? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इसका मतलब क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, फिर से ये हमारा जूप्लैंक्टन है और DDT की वजह से इसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें थे उसने खाया, ये इन्होंने क्रॉप्स पे स्प्रे किया था और इसी के सॉइल कुछ भी फर्ड से कुछ भी प्रोसेस हुआ और इसमें वो अक्यूमुलेट हो गए इसके हार्मफुल चीज़ें। तो यहाँ से क्या होता है, जब इस जूप्लैंक्टन को कोई फ़िश खाती है, इसको जब कोई फ़िश खाती है तो ये ना अब इसके फ़िश में अक्यूमुलेट हो जाएगा और अब इस फ़िश को दूसरी बड़ी सी फ़िश खाएगी तो ये यहाँ पर भी अक्यूमुलेट हो जाएगा इसके पास भी, और फिर से अब इस फ़िश को कोई मैन खाएगा तो ये इसमें अक्यूमुलेट होता है और जब मात्रा बढ़ जाती है देन दिस लीड्स हज़ार्डस कंडीशंस। ओके, इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स नॉट ओनली हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स बट ऑल्सो दे डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये इससे तो इतने हार्मफुल इफेक्ट्स है भी और साथ में ही साथ ये फर्टिलिटी को भी डिक्रीज़ करते हैं। दे डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, and some of the pesticides are quite stable and their biodegradation may take weeks and even months, जिनका डिग्रेडेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हॉर्बिसाइड्स, इन सब की। अब थर्ड पे हमारे पास क्या है? डंपिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज इज दी सॉलिड वेस्ट। तो इससे क्या होता है? द इंक्रीज इन पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, हमारे पास लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट आ रहा है। तो इस सॉलिड वेस्ट में भी डिफाइंड एज दी ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक वेस्ट। दो तरह के वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं बाई वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ दिस सोसाइटी। तो सॉलिड वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्सेज ऑफ ओरिजिन कैन बी क्लासीफाइड। अब इन सॉलिड वेस्ट को हम उनकी ओरिजिन कहाँ से निकले हैं उससे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सॉलिड वेस्ट है, अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और हमारे पास आएगा हज़ार्डस सॉलिड वेस्ट, और हमारे पास आता है इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तीन आएंगे। तो अब ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, वो क्या होता है देखते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट। इसमें हाउस होल्ड वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डेब्रिज, सैनिटेशन वगैरह सारे वो इसमें आएंगे म्युनिसिपल वेस्ट में। अब हज़ार्डस सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो कि इंडस्ट्री से निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलता है ना वो भी हज़ार्डस में ही आएगा क्योंकि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। और इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट क्या होगा? जो कि बायोमेडिकल या फिर हॉस्पिटल से जो जनरेटेड होता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में, जो कि डायग्नोसिस में निकलता है और बायोमेडिकल होता है, दैट इज़ द इन्फेक्शियस। मतलब इससे बीमारियां फैलती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट ये इसमें आता है, और हॉस्पिटल वेस्ट में भी आता है। और इसमें शार्प मेटल्स, शार्प चीज़ें भी हो सकते हैं, केमिकल वेस्ट होता है, और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो इन सब चीज़ों से क्या है, इन्फेक्शंस फैलते हैं और इसलिए इनका नाम है इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये हमारी थर्ड वेस्ट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ वेस्ट की, जो कि क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन। सो सॉइल इरोशन अकर्स, सॉइल इरोशन कब होता है? व्हेन दी weathered soil particles are dislodged and carried away by wind on water। तो अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोशन कैसे होता है। ठीक है, जब हम दिस इज़ द लैंड और ये है ट्री, ये है इसके रूट्स,
सो ये सॉइल पार्टिकल्स को ना, जो भी सॉइल पार्टिकल्स है ना, ये इससे जो रूट्स हैं इनको अच्छे से होल्ड कर कर रखता है। फिर से अगर आपके घर के अराउंड कौन सा भी छोटा सा भी प्लांट हो, आप उसको जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से निकलता नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब आप खींचेंगे तो जब वो प्लांट निकलेगा। तो आप उसके रूट्स में देख सकते हैं कि सॉइल जो है उसमें जो रूट्स हैं ना, वो सॉइल को अच्छे से होल्ड कर कर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बहुत फ्लड्स जैसे आ गया, फ्लड्स वगैरह, तो ऊपर का लेयर भी सॉइल है ना, वो भी इन रूट्स से अच्छे से होल्ड कर कर रहता है। तो किसी भी हैवी विंड्स या फिर फ्लड्स की वजह से ये सॉइल उड़ कर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन होगी, आपने पेड़ ही काट दिए तो ये सॉइल भी लूज़ फॉर्म में ही होगा। तो इससे अगर हैवी विंड्स और वाटर की वजह से, फ्लड्स की वजह से यहाँ पर सॉइल एरोशन बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो ये दैट्स वाई डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल एरोशन। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। एंड तो ये आपके सिलेबस में इतना सा था, सॉइल पोल्यूशन का डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल एरोशन। अब हम यहाँ पर पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। शायद कर ली है ना हम लोगों ने बात, हाँ, सारा म्युनिसिपल वेस्ट में बात हो गई है। तो अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन की। इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन की बात करें कि सॉइल पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, दिस आर वास्ट एंड दिस कैन बी समराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम इनको समराइज कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हजार्डस केमिकल एंटर इनटू द फूड चेन फ्रॉम सॉइल कॉजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर फूड चेन से ये लोग सॉइल की माध्यम से फूड चेन में एंट्री लेकर हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस को रोक सकते हैं एंड कैन इफेक्ट द बायोकेमिकल प्रोसेस। एक तो ये है। एंड सेकंड क्या है, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। हमारा सॉइल हो जाएगा इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सलिनिटी। इनफर्टाइल क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग and the salinity, okay, because of the water logging salinity. और next third effect क्या है, toxic chemicals affect plant growth। तो यहाँ toxic substances होने की वजह से plant के growth पर भी effect होता है, प्लांट के ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट होता है और एनिमल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट होगा, है ना। अभी वो हमने बायोमैग्निफिकेशन में हम लोग देख चुके हैं। तो ये है हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे किसकी, एनवायरमेंटल लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एनवायरमेंटल लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट, द toll of contaminated soil is even more directly, like soil that has been contaminated should no longer be used to grow food। अब जो सॉइल पहले से कंटामिनेट हो गया उसको हम प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, हाँ। एंड बिकॉज द केमिकल्स जो कि लीच कर सकते हैं फूड में, और साथ में जो पीपल ईट, जो एनिमल्स भी ईट करेंगे, और अगर फिर से पीपल ने भी वो खाया तो उनको भी इफ़ेक्ट होगा। सो इसीलिए जो सॉइल ऑलरेडी कंटामिनेट हो चुकी है उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए क्रॉप्स के लिए। इफ़ कंटामिनेटेड सॉइल इज़ यूज टू ग्रो फूड, द लैंड विल यूजुअली प्रोड्यूस लोअर यील्ड्स। वो सबसे पहले तो यील्ड्स हमारी कम आएगी, यील्ड्स कम आएगी, और लीचिंग की वजह से क्या होगा, वो
पीपल और एनिमल्स पर इफ़ेक्ट होता है उनका, दे में लॉड्ज in the organism, right? And this in turn can cause even more harm because lack of plants on the soil will cause more erosion, spreading the contaminants onto land that might not have been tamed before. So in addition, the pollutants will change the makeup of the soil and the types of microorganisms that live in it. तो microorganisms भी change होंगे क्योंकि वहाँ पर उसका soil का content change हो गया ना, उसका जो भी उसमें न्यूट्रिशंस वगैरह रहने के थे वो चेंज हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो जाएंगे. इफ़ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ इन द एरिया, तो क्या है, द लार्जर प्रेडेटर एनिमल्स विल ऑल्सो हैव टू मूव अवे. तो इससे क्या होगा, पूरा सारा जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो भी चेंज हो जाएगी, है ना. तो इससे एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाला इफ़ेक्ट रहता है. So now let us talk of the control of the soil pollution. अब जो पोल्यूशन हो चुका है, अब उसको कंट्रोल कैसे करें. कंट्रोल करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को मानना है कि फर्स्ट, रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़. तो सबसे पहले लेट अस टॉक यहाँ पर इतनी सारी जगह है. तो पहले तो जो केमिकल का फर्टिलाइज़र एंड हमारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी हो, उनके यूजेस को ना कम करो. सेकंड क्या करो कि रीयूज़ करना शुरू करो, रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स, है ना. प्लास्टिक बैग्स जैसे क्लॉथ है, इनको डोमेस्टिक लेवल्स पे यूज़ किया करो, ठीक है ना. एंड रिसाइकलिंग करना एंड रिकवर करो, रिसाइकल एंड रिकवर. सो 3 R's are very important, which is reduce, reuse and recycle. Okay. एंड फोर्थ क्या है हमारे पास, रीफॉरेस्टेशन करो, रीफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन विच इज़ नथिंग बट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. एंड फिफ्थ इज सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, और ये भी देखा जाए कि यहाँ पर कोई भी आसपास एयर, वाटर या सॉइल को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं. अच्छे से टॉक्सिक वाले सब्सटेंसेस का रिमूवल होना चाहिए, उनका सही मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है. तो ये बात थी इस चैप्टर में. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने पढ़ाया. आई नो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने स्किप किए, लेकिन उनको क्वेश्चंस के तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, बट मेन टॉपिक्स तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है. किसी को भी नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से सकता है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द सॉइल. सॉइल का मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, मिनरल पार्टिकल्स है. एंड द रेंज ऑफ pH फॉर गुड सॉइल लाइज बिटवीन, रेंज ऑफ pH फॉर गुड सॉइल, it lies between 5.5 to 7.5. Which of the following increase with decreasing in the pH? Okay, which of the following increases with decrease in the pH? This is none of the above, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसको बढ़ा देंगे तो उसका pH कम होगा. मेजर पार्ट ऑफ द सॉइल माइक्रोबियल बायोमास कंपोज्ड ऑफ फंजाई से कंपोज्ड है. ओके, which of the following things above all when spoken about soil pollution? Organic waste. Okay, the overuse of NKP fertilizer. The overuse of the NKP fertilizer is it reduces protein content and the yield. अब हम बात करेंगे हमारे 7th और 8th क्वेश्चन की. Which of the following has the worst chemical effect as per the biomagnification? वर्स्ट किस पे इफेक्ट होगा, टर्शरी कंज्यूमर. ऑब्वियसली जब तक वो वहाँ पर पहुँचेगा तो उसका जो क्वांटिटी होगा टॉक्सिसिटी की वो बढ़ जाएगी. ओके, स्टेटमेंट 1,
Ploughing by lines across the slopy areas is called as counter ploughing. ठीक है. Leveling the section of the hill is called as terracing. ठीक है, ये भी सही है. Both are true. Now let's move towards the next, which is the biogeochemical cycles, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे water cycle. वाटर साइकिल की बात करें तो वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड. तो जो वाटर है ना, इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड इन अ प्रोसेस जिसको बोला जाता है वाटर साइकिल. तो नियरली 97% of all the water on the earth is in the oceans, and nearly 3% are in the fresh water inlands. Okay, and about 2% of this fresh water, अब इस 3% में से जो 2% है वो क्या है? These are the permanently frozen in the glaciers and at the polar ice caps में. Thus only 1% of this is available for us. Okay, so this is available, and again about 1/4 of this 1% is present as ground water. अब इस 1% से में से 1/4 क्या है? ग्राउंड वाटर है. एंड इसमें से 0.009% क्या है? वाटर ऑन अर्थ इज इन द रिवर्स, लेक्स. ओके, रेस्ट इज प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी उसके फॉर्म में है. तो वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल अबंडेंट सब्सटेंस है लिविंग बींग्स में. वाटर स्टार्ट ही होती है, लाइफ स्टार्ट वाटर से ही तो होती है ना. तो वाटर साइकिल की बात करें तो द होल प्रोसेस इन विच वाटर evaporates and falls back on the surface of earth as rain and other forms of precipitation, including its flow from land into the sea or oceans via several routes like rivers, groundwater, channels, etc. इसी को बोला जाता है वाटर साइकिल. ये पूरा प्रोसेस है जिसमें वाटर इवापोरेट होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश आएगी. तो उसको फिर से छोटे से फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए तो ये है सन, ये क्या है? लेक होता है. तो यहाँ से पानी हुआ इवोपरेट, पानी क्या हो गया? इवोपरेट हो गया. डस्ट वगैरह के साथ मिलकर क्लाउड्स बन गए. अब यहाँ पर क्या होगा? एक कॉन्डेंसेशन हो गई, तो पानी गिरने लगा. ठीक है, इसी को बोला जाता है वाटर साइकिल. द होल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर एंड द फ्लो ऑफ रिवर्स, उसको बोला जाता है क्या? वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल की बात हम लोगों ने कर ली है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की. नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन इज बोथ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमोसफियर एंड अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स इन न्यूक्लिक एसिड्स. नाइट्रोजन प्रोटीन्स में भी है और एटमोसफियर में भी है. नाइट्रोजन साइकिल एक कॉम्प्लेक्स बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स इनर्ट एटमोस्फेरिक मोलिकुलर, जैसे इनर्ट एटमोस्फेरिक मोलिकुलर कंटेंट जो कि N2 होता है, into other form which is useful in the biological process. तो नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास सेवरल स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन एक फर्स्ट स्टेप है. फिर हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या है? नाइट्रिफिकेशन. एंड थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? एसिमिलेशन. एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? अमोनिफिकेशन. एंड फिफ्थ स्टेप हमारे पास है डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, डीनाइट्रिफिकेशन.
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि N2 फॉर्म में है, मोलिकुलर फॉर्म में है, इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, देयरफॉर इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड। इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है फिक्स्ड फॉर्म इन अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो मोस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड थ्रू द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया और क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे BGAs, ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। राइजोबियम फ्री लिविंग है और ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। और लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है, और इसका एग्जांपल क्या है, लाइटनिंग। Where should I write? I'll write here. लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, तो ये हमारे पास है। दिस इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रेट्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू अमोनिया। तो यहाँ पर अब हम इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं बाय द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कौन से करते हैं, ये भी बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये काम करते हैं, ठीक है। इन द सॉइल, स्पेशली इन वाटर लॉक्ड सॉइल्स, द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में देन यूज दिस अमोनिया टू सिंथेसाइज कंपाउंड्स। फिर बाद में क्या करते हैं, प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस फ्रॉम द सॉइल टू कन्वर्ट दम इनटू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म से पहले ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक होते ही प्लांट्स ने इसे अब्जॉर्ब कर लिया और प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए यूज़ कर दिया। अब एसिमिलेशन क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स मेनली एज नाइट्रेट्स या फिर अमोनियम आयंस जैसे NH4+ होते हैं ना, दिस आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स व्हिच आर देन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं ना, उसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। और एनिमल्स यूज़ कर लेंगे, एनिमल प्रोटीन बन जाएगा, फिर इसी से एनिमल्स प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। ये सारे प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया from the nitrates and other nitrogenous compounds. This is called as ammonification. अब अमोनिया बना रहे हैं from the nitrates, this is ammonification. फिर denitrification क्या है, nitrogen makes its way back into the atmosphere through a process called denitrification, जिसमें क्या है यहाँ पर in which the solid nitrate जो है NO3, जो solid nitrate होता है ना NO3, this is converted back to the gaseous नाइट्रोजन N2 और एटमॉस्फेयर में वापस लौटा दिया जाता है। इसी को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्राइमरीली वेट सॉइल्स में होता है वेयर वाटर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू गेट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। Carbon cycle, this carbon is found in various forms on earth. This is CO2, this is responsible for maintaining the earth as a greenhouse, earth as a greenhouse with temperature conditions suitable for life, ठीक है, ये उसका काम है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑन द अर्थ, जिससे लाइफ प्रोसेस हो रही है। दिस कार्बन एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर एज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो कार्बन एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर एज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में 0.03% है, 0.03% है बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। द मेन रिजर्वायर्स ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। मेन रिजर्वायर्स हमारे पास कार्बन के हैं सेडिमेंटरी रॉक्स है हम लोगों के पास। फॉसिलाइज्ड रॉक्स में भी ये भी कार्बन का सोर्स है, ठीक है। फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिक कार्बन इंक्लूडिंग द फॉसिल फ्यूल्स, ओशंस, बायोस्फीयर, इन सब में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कहाँ पर यूज़ होगा, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा। प्लांट्स ले लेंगे फोटोसिंथेसिस को,
photosynthesis के process में. तो the first step in the biological carbon cycle is the conversion of inorganic atmospheric carbon into a biological form. This fixing of carbon in biological form takes place within plants and other organisms known as producers. तो यहाँ पर क्या होता है, हम इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाया अ प्रोसेस जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स में होता है ये प्रोसेस. ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, प्रोड्यूसर्स में होगा ये सारा प्रोसेस. ठीक है, तो ये हमारा कार्बन साइकिल में इतनी बात थी. फिर कार्बन साइकिलिंग में एक छोटी सी बात ये है साइक्लिंग और स्टोरेज की. साइक्लिंग एंड स्टोरेज की हमारे पास बात क्या है, द मूवमेंट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर ऑफ CO2 डायरेक्टली एज सच टू द प्रोड्यूसर्स मेनली द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के पास वो तो CO2 ऐसे डायरेक्टली ही ले लेंगे. फिर देखो कैसे होगा साइक्लिंग में. ये ग्रीन प्लांट्स, सॉरी इट्स अ पिंक प्लांट, नो प्रॉब्लम. इन लोग का कलर चेंज कर देते हैं. आ नहीं रहा, आ रहा है. हाँ, तो ओह माय गॉड, इससे अच्छा तो हम खुद ड्रॉ करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. तो ये ग्रीन प्लांट CO2 को ऐसे डायरेक्टली ले लेंगे. फिर इन प्लांट को कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएगा ना. जैसे दिस इज़ द काउ और गोट, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं. तो ऐसे प्रोसेस जाता है, ऐसे जाते हैं. एंड तो ये साइक्लिंग हो गई. और हमें ये भी पता है CO2 रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा CO2, कंबशन ऑफ फ्यूसल फ्यूल से भी CO2 रिलीज़ होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है ना. जब अदर पाथवेज भी है, जैसे प्लांट अगर डाई हो गया तो ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिकम्पोजर्स करते हैं ये काम, दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है. एंड एनिमल्स रिटर्न मोर ऑफ द कार्बन टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन. ये भी पता है. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सेवरल कंपाउंड्स विल रिमेन स्टोर्ड इन द सॉइल एज ऑर्गेनिक मैटर. फॉर एग्जाम्पल द फॉसिल फ्यूल्स में तो कार्बन का सोर्स होता ही है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना. हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल की. तो ऑक्सीजन इट्स द अबंडेंट एलिमेंट नाइट्रोजन के बाद हमारे अर्थ में. तो यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को कहाँ यूज़ करते हैं. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, रिलीजेस CO2 टू एटमॉस्फेयर पूल, मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर. इससे बैलेंस मेंटेन रहता है CO2 वाला भी. और डिजॉल्व ऑक्सीजन सपोर्ट्स एक्वाटिक लाइफ. डिजॉल्व ऑक्सीजन से क्या एक्वाटिक लाइफ सपोर्टेड है ना. खाली वाले ऑक्सीजन से टेरेस्ट्रियल लाइफ सपोर्टेड है. ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि वो भी क्या है, एरोबिक प्रोसेस है. ठीक है, एरोबिक प्रोसेस है. एंड वेस्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक. तो यूजेस ऑफ ऑक्सीजन हम देख चुके हैं. तो वेस्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोडिग्रेडेबल बिकॉज, तो ये बायोडिग्रेडेबल है तो डिकम्पोज हो जाएंगे. एंड डिकम्पोजिशन इज़ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. अब हम बात करेंगे BOD. ये BOD क्या है, दिस इज़ कॉल्ड दी बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. बायोलॉजिकल
या फिर आप इसे बायोकेमिकल भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या है? द कंटेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि पानी में होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज दी स्पेशल इंडेक्स से बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द वेस्ट। तो ये वो वाले ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इतने सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, उसको बोला जाता है बीओडी। ठीक है, बीओडी ज़्यादा मतलब वेस्ट भी ज़्यादा। ओके, ऐसा याद रखें। और साइकिल और स्टोरेज की अगर हम बात करें, साइकिल एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड अप मेनली बाय द प्रोसेस कंबशन में, रेस्पिरेशन में, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स में, उसमें यूज़ हो जाता है ना। ऑक्सीजन इज़ रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस जो कि फोटोसिंथेसिस। यूज़ तो बहुत जगह से हो रहा है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में वापस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस से होता है, विच इज़ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब स्पेशली यहाँ पर ओजोन लेयर की बात करते हैं। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 ऑक्सीजन। ओजोन एक मॉलिक्यूल है जिसमें होते हैं 3 ऑक्सीजन। ठीक है, O3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली ब्लू इन कलर है और स्ट्रॉन्ग इसकी ओडर होती है, यानी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। नॉर्मल ऑक्सीजन जो ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन जो कि कलरलेस होती है, ओडरलेस है। लेकिन ओजोन इज़ मच लेस कॉमन दैन नॉर्मल ऑक्सीजन। आउट ऑफ इट्स 10 मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स, अबाउट 2 मिलियन हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन है, 3 आउट ऑफ 10 मिलियन हमारे पास क्या है? ओजोन वाले हैं। हाउएवर, इवन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ओजोन प्लेस अ की रोल इन द एटमॉस्फेयर। वो कैसे? कि जो हमारा ओजोन लेयर है ना, ये अब्जॉर्ब करता है पोर्शन ऑफ द रेडिएशन। सो दिस ओजोन absorbs the portion of the UV radiation। ये UV रेडिएशन को क्या है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम लोग प्रोटेक्टेड है ना उससे, है ना, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द प्लैनेट सरफेस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज अब्सॉर्प्शन हमारे अल्ट्रावायलेट यानी UV रेडिएशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इससे बहुत सारे, अगर वो UV अब्जॉर्ब नहीं करते और सन अर्थ पे एक्सपोज हो जाते हैं, तो बहुत सारे बीमारियाँ जैसे स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स को भी हार्म होगा, तो मेराइन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा हार्म होगा। तो इसीलिए ओजोन लेयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे अब्सॉर्ब दी UV लाइट एंड इसलिए इन सारे डिसीज़ से हम बच गए हैं ना, स्किन कैंसर्स, कैटरैक्ट्स वगैरह वगैरह। एट एनी गिवन टाइम ओजोन मॉलिक्यूल कंस्टेंटली गेट फॉर्म और डिस्ट्रॉय, ये बनता है, टूटता है इन दी स्ट्रेटोस्फियर। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फियर में बनता है, टूटता भी है। ठीक है, द टोटल अमाउंट हाउएवर रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। टूटना बनना बिल्कुल एक समान है वहाँ पे। एंड ओजोन डिप्लीशन, अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन की डिप्लीशन यानी टूटना। ठीक है, टूटना नहीं मतलब ख़राब हो रहा है। तो सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकल रहे हैं इंडस्ट्री से, प्रोडक्ट से, जिससे ओजोन हमारा टूट जाता है। मतलब उनमें जो O3 का जो गैसेस होता है ना, O3 इनके बॉन्ड्स में टूटना शुरू होता है, तो ओजोन भी डिप्लीट होगा, है ना। तो वो कौन से गैसेस है? दीज गैसेस ब्रिंग क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स टू स्ट्रेटोस्फीयर। मेनली क्या है? क्लोरीन और फ्लोरीन। CFCs भी आते हैं इसमें, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड यूज इन ऑलमोस्ट ऑल रेफ्रिजरेंट्स में जो यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं। तो ये गैसेस क्या करेंगे? दे accumulate इन द लोअर एटमोसफियर बिकॉज देर अनरिएक्टिव गैसेस है ना, तो ये accumulate कर जाएंगे। और सम ऑफ दीज गैसेस दैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे हमारा ओजोन डिस्ट्रॉय होगा। तो ओजोन होल ये एक्चुअली एक होल नहीं है,
तो यहाँ पर अब हमारे लेसन में ओजोन होल के भी बारे में बात की है ना, कि ओजोन होल ये एक्चुअली एक होल नहीं है, दिस इज़ इट इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व दैट कि वहाँ पर लेस ओजोन है, ऑब्जर्व दैट देयर इज़ लेस ओजोन। तो ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका, लेस ओजोन इन अंटार्कटिका इन द आर्कटिक रीजन। तो ये ओजोन होल यूजुअली कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। ओजोन होल मतलब होल नहीं, वहाँ पर ओजोन कम है, ठीक है। हाँ, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ओके, छोटा सा था, जल्दी कंप्लीट हो गया। एंड लेट्स नाउ टॉक ऑफ द क्वेश्चंस। All living organisms contribute to what percentage of water as the earth? All living organisms contribute to what percentage of water as the earth? Option है 0.005%, okay. And which of the following take up crucial role in acid rains? एसिड रेन्स होता है सल्फर, ओके, क्रूशल रोल सल्फर। नाइट्रोजन कनेक्टिंग इनटू एनी फॉर्म is nitrogen fixation. Conversion of nitrogen compound into ammonia, this is called the nitrification. Nitrates formed are consumed by the plants and animals, this is called the assimilation. Addition of oxygen in the nitrogen cycle power path, this is nothing but the denitrification. Greenhouse effect is caused by CO2. Stratosphere extends up to 50 kilometers. Color of ozone is blue. Content of ozone in the atmospheric oxygen is, content of ozone in the atmospheric oxygen is 3 parts per 10 million. Ozone depletion mainly occur due to emission of the CFCs. And by this we have completed class 9th as well. Class 9th successfully completed. Thank you. 9th class completed. Thank you.